Hello everyone. Today we are going to continue our topic citizenship. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान के प्रारंभ पर किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जा रही थी या किस तरह से वो भारत का नागरिक समझा जा रहा था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस आजादी के साथ हमारे देश का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान बना। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे और पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। तो उनको नागरिकता किस तरह दी जाए या उनसे वो किस तरह से भारतीय नागरिक समझे जाएंगे, तो इनसे संबंधित प्रावधान के लिए संविधान में आर्टिकल 6 और 7 का प्रावधान किया गया, जो कि उस समय की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए बनाया गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 6 और 7 पूरी तरह से लागू नहीं होता है। यानी अगर किसी पाकिस्तानी व्यक्ति को या किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आना पड़ेगा। यानी जो आर्टिकल 6 और 7 हैं ये केवल और केवल उस समय के लिए बनाए गए थे। आज के परिप्रेक्ष्य में इनका पूरी तरह से प्रयोग करना उचित नहीं। इनके साथ साथ में नागरिकता अधिनियम 1955 का भी लागू होना अनिवार्य है, उनका भी प्रावधान पूरी तरह से लागू होते हैं। देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। तो आर्टिकल 6 हमें यह बताता है, यानी दो कंडीशन बताई गई। वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते या आ रहे थे और वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो आर्टिकल 6 जो हमें बताता है वो बताता है जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। यानी आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और आर्टिकल 7 जो है वो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो यानी जो आर्टिकल 5 में बात लिखी है उसके होते हुए, यानी जो आर्टिकल 6 है वो आर्टिकल 5 को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, जब किसी आर्टिकल में लिखा होता है कि इसके अन्यथा किसी आर्टिकल में प्रावधान होते हुए भी, इसके पूर्ववर्ती किसी अनुच्छेद में कोई बात होते हुए भी ये जब कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब है कि वो वाला आर्टिकल उसके पहले वाले आर्टिकल्स को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, यानी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इफ। अब इसके आगे कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर ही ये भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्या? तो पहली कंडीशन ये है कि वह व्यक्ति हो या उसके माता पिता हो या उसके पितामह या पितामही हो या उसके मातामह या मातामही, मीन्स दैट चाहे वो खुद व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता में से कोई, चाहे उसके दादा या दादी में से कोई, या चाहे उसके नाना या नानी में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है, कोई भी व्यक्ति अगर क्या है, भारत में जन्मा है, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है या वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये पूर्ण नियम नहीं है, इसके बाद में भी 2 कंडीशन दी गई हैं।
ठीक है, सब आर्टिकल बी में भी 2 कंडीशन बताई गई हैं। उन कंडीशनों के लागू होने पर के साथ साथ ये वाली कंडीशन भी लागू होगी। इसके बाद वाली क्या है? इसके बाद वाली एक हमें डेट याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि जो माइग्रेशन हुआ होगा, ठीक है, मान लीजिए जब बात हुई कि नहीं पार्टीशन होगा, तो पार्टीशन में कुछ बहुत से लोग यहां से वहां जाएंगे, वह या वहां से यहां आएंगे, तो उनके साथ साथ इनके माइग्रेशन को वैलिडिटी देने के लिए एक डेट आई। जुलाई 1948। अब जो माइग्रेशन है भाई, जाहिर सी बात है, जो माइग्रेशन है वो या तो इस डेट के पहले हुआ होगा, ठीक है, या फिर इस डेट के बाद हुआ होगा। ओके, जो माइग्रेशन है या तो इस डेट के पहले हुआ होगा, कोई व्यक्ति या तो इस डेट के पहले आया होगा, या कोई व्यक्ति इस डेट पर या इस डेट के बाद आया होगा। अगर कोई व्यक्ति इस डेट के पहले आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के अगर कोई व्यक्ति पहले भारत आता है, ठीक है ना, तो उस पर लागू होगा आर्टिकल 6B1। ओके, और अगर कोई व्यक्ति इस डेट को या इस डेट के बाद माइग्रेट होकर इंडिया आता है, तो उस पर लागू होगा आर्टिकल 6B सब आर्टिकल 2। ओके, यानी ये प्रावधान उन पर लागू होगा जो इस डेट के पहले आ रहे होंगे, और ये प्रावधान उन पर लागू होगा जो इस डेट को या इस डेट के बाद आ रहे होंगे। ओके, तो क्या कहता है आर्टिकल 6B का क्लॉज 1, सब क्लॉज 1? तो ये कहता है जबकि वह व्यक्ति ऐसा है, ओके, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह अपने प्रवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, ठीक है, यानी इस डेट के पहले वो भारत आया, भारत में माइग्रेट हुआ, और तब से वो मामूली तौर से क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। इसके नीचे एक प्रोवाइसो है, वो भी हम देखेंगे। इन दोनों सब यानी 6B1 और 6B2 के बाद एक प्रोवाइसो है, मीन्स दैट, उसको भी यहां पर देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं समझा जाएगा। मीन्स दैट वो इस तारीख के पहले भारत आया और तब से उसको भारत में मामूली तौर से निवास करते हुए 6 महीने या उससे ऊपर बीत गया है, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा और भारत के नागरिक के रूप में वो रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। यानी इस तारीख के पहले आने वालों के लिए केवल इतनी सी बात है कि उनका जन्म या उनके माता पिता में से कोई, दादा दादी में से कोई, या नाना नानी में से कोई, किसी का जन्म भारत में हुआ है और वो इस डेट के पहले भारत आ गया है और तब से भारत में वो मामूली तौर से निवास कर रहा है, और निवास करते करते उसको 6 माह या 6 मंथ या फिर उससे ज्यादा बीत गया है, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा और भारत के नागरिक के रूप में वो रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन उनका क्या, जो इस डेट को या इस डेट के बाद माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए सब क्लॉज 2 बताता है। क्या बताता है? जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद इस प्रकार प्रवर्जन मतलब माइग्रेशन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए, ठीक है, नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में
और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया। मीन्स दैट दूसरी कंडीशन पे आने वाले व्यक्ति यानी जो माइग्रेट होकर 19 जुलाई 1948 इस पर्टिकुलर डेट को या इस डेट के बाद आए तो उनको भारत का नागरिक बनने के लिए भारत डोमेनियन सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति से जो प्राधिकारी नियुक्त किया गया है उनके समक्ष उनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन करने के साथ साथ फिर से दो कंडीशन वही देखी जाएंगी कि क्या वह व्यक्ति या उनके माता पिता या उनके दादा दादी या उनके नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा है। अगर जन्मा है तो ठीक है, और उनको यहाँ पर माइग्रेशन के बाद मामूली तौर से निवास करते करते 6 महीने बीत गए तो उस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लिया जाएगा। इतनी सीधी सी बात। यह है उन व्यक्तियों से संबंधित प्रावधान जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमें यह बताती है, अब हमें वो कंडीशन देखनी है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं। मीन्स दैट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो उसमें क्या होगा, तो अनुच्छेद 5 और 6 के होते हुए यानी ये वाला आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 दोनों पर ओवरराइड करेगा। यानी उनमें जो प्रावधान दिया हुआ है उनके होते हुए भी इस प्रावधान के इस अनुच्छेद के प्रावधान लागू होंगे। क्या अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, वही माइग्रेशन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 को क्या किया है, ऐसे किसी क्षेत्र में प्रवर्जन किया है जो उस समय क्या है, पाकिस्तान में आ रहा है, जो इस समय पाकिस्तान में आता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता खो दी है और उस दिन से उस समय से वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो है। क्या है, मान लीजिए सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के पश्चात इंडिया से पाकिस्तान चला गया। अब उसका मन है कि वो लौट के फिर से इंडिया आ जाए। अब वो क्या है, मान लो कई बार बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे जो जबरदस्ती चले तो गए थे इंडिया से पाकिस्तान, लेकिन उनको वहां पर अच्छा नहीं लगा, वो फिर से इंडिया लौटकर आना चाहते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सारी वहां पे उस समय अनुज्ञा भी जारी की, इनके द्वारा जारी कराई गई। तो जो व्यक्ति वहां से पुनः वापस आना चाहते हैं तो वो वापस आ सकते हैं। तो उनसे संबंधित यही प्रावधान किया गया इस परंतु में कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है प्रवर्जन करने के पश्चात, मतलब माइग्रेशन करने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, ठीक है, जो पुनर्वास के लिए यानी पुनर्वास करने के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए, ध्यान रखिएगा, पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और लौट आया है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद यानी जो व्यक्ति लौटकर आया है बारे में अनुच्छेद 6 के खंड खा वही आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के
प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात क्या किया, प्रवर्जन किया। मीन्स दैट अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुआ और पाकिस्तान से फिर वो वापस आना चाहता है, किस लिए, पुनर्वास के लिए और स्थायी रूप से निवास के लिए वो वापस आना चाहता है, तो अगर भारत सरकार कोई अनुज्ञा जारी करती है और उस अनुज्ञा के अधीन अगर वो लौट आता है तो उस पर वही प्रावधान लागू होंगे जो आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में थे। यानी उसको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, आर्टिकल 6 के क्लॉज बी की तरह, जो इसके पहले हमने जस्ट अभी पढ़ा है। यानी उसको पाकिस्तान से इंडिया आने वाला माइग्रेट समझा जाएगा, ठीक है ना। उसको माइग्रेटेड पर्सन समझा जाएगा। किस प्रकार का माइग्रेटेड पर्सन, जो पाकिस्तान से इंडिया आया है। ओके, तो ये कहता है आर्टिकल 7। इसमें मैं एक बार आपके सामने एक वर्ड यूज कर रहा हूं, माइग्रेशन, ठीक है ना, प्रवर्जन। ये माइग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन, क्या होता है प्रवर्जन? देखिए, प्रवर्जन शब्द का आर्टिकल 6 और 7 में यूज किया गया है और नागरिकता का आधार भी बनाया गया है, लेकिन इस प्रवर्जन शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो बात आती है जब किसी चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया जाता या किसी भी चीज को लॉ में डिफाइन नहीं किया जाता है, तो फिर हमें देखना पड़ता है एपेक्स कोड की तरफ। एपेक्स कोड मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें किसकी तरफ देखना पड़ेगा, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि क्या उनके द्वारा कोई ऐसा केस डिसाइड किया गया है जिसमें माइग्रेशन के अर्थ को समझाया गया हो। तो बिल्कुल कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मैंने कुछ चुनिंदा केस उठाए हैं जिसमें माइग्रेशन वर्ड को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। पहला केस मिलता है, जो पहला केस है वो आता है हमारे पास सन्नो देवी वर्सेस मंगल सेन का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड है, 1961 का ये मामला है। तो 1961 में सन्नो देवी वर्सेस मंगल सेन का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो माइग्रेशन वर्ड है, जो प्रवर्जन शब्द है, उसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी रूप से निवास करने के आशय से जाना। यानी कोई व्यक्ति इस इरादे से जाता है कि वो इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में क्या करेगा, निवास करेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। अगर आप लोग को याद हो, अगर आप यूनिवर्सिटीज, मान लीजिए कोई कोर्स आपने एक यूनिवर्सिटी से किया है और दूसरा कोर्स आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो वहां पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है ना। यानी जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं तो वहां पे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि वहां पर ये आपका आशय दर्शाता है कि आप उस यूनिवर्सिटी से को छोड़कर आप हमारी यूनिवर्सिटी में स्थायी रूप से ये कोर्स करने, ये पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए आप यहां पर आए। दिस इज माइग्रेशन। वही माइग्रेशन यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वही डिफिनेशन दी है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से जाता है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो प्रवर्जन कर रहा है, वो माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी जब 1961 में इस केस को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 1966 में दूसरा केस आया, कुलाथिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। कुलाथिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
उन्होंने कर दिया स्थायी रूप से निवास करने के आशय इरादा हो चाहे ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति क्या गया हो, अपनी स्वेच्छा से किया गया हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान अगर स्वेच्छा से जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो क्या है, उसने माइग्रेशन किया है, उसका माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, इस केस में ये कहा गया। अब इन्हीं दो आधारों पर कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और स्थायी रूप से निवास करने के आशय से या वो स्वेच्छा से जाता है तो वो माइग्रेट पर्सन हो गया। वो क्या हो गया, माइग्रेट पर्सन हो गया। अब अगर वो वापस आता है तो अगर कोई अनुज्ञा भारत सरकार के द्वारा दी गई है और जो क्या है, संवैधानिक है, जो अनुज्ञा कैसी है, संवैधानिक है, तो वो क्या, वो वापस फिर से इंडिया में आ सकता है और नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसका आने का आशय स्पष्ट नहीं था, यानी यहां पर इंडिया उसका अगर वो लौट कर आया है और वो इंडिया में स्थायी रूप से निवास करने का नहीं था, ठीक है, तो वहां पर यह समझा जाएगा कि उसका माइग्रेशन नहीं हुआ है, वो यहां पर टेम्परेरी घूमने की आशा से आया है, तो वो नागरिकता के लिए यहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे एक केस आया था जिसमें एक लेडी थी जो यहीं पर पैदा हुई थी, यहीं पर पैदा होने के बाद उसकी शादी भी यहीं के नागरिक से हुई, इंडिया के नागरिक से। अब जैसे ही ये पार्टीशन हुआ तो 1 मार्च 1947 को वो क्या हो गई, पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद वो दिसंबर 1949 को वापस आ गई। दिसंबर 1949 को वो वापस आ गई। मैं डेट शायद थोड़ी सी मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेट को वो फिर से क्या हो गई, वापस आ गई। और पर्टिकुलर डेट को वापस आने के बाद वो फिर से उसके जस्ट 3 मंथ्स बाद वो वापस चली गई। मीन्स दैट वो पहले इंडिया से पाकिस्तान गई, फिर पाकिस्तान से फिर वो इंडिया आई अनुज्ञा के तहत, और अनुज्ञा के तहत वो यहाँ पर फिर से 3 महीने रही, और 3 महीने बाद वो फिर से क्या हुई, पाकिस्तान चली गई। ठीक है, और फिर से उसका पाकिस्तान में मन नहीं लगा, वो फिर से उसने वहां के प्राधिकारियों से क्या ली, अनुज्ञा ली, और अनुज्ञा लेने के बाद वो फिर से क्या हो गई, इंडिया आ गई। अब उसने नागरिकता के लिए क्या किया, अप्लाई किया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पहली बार आपका जाना ठीक है, दूसरी बार आप आ गई अनुज्ञा के तहत ठीक है, और फिर से आप क्या हो गई, पाकिस्तान चले गई, ठीक है, और फिर से आप वहां के प्राधिकारियों से अनुज्ञा लेके आप क्या हो गई, वापस आ गई। अब जो वहां के प्राधिकारियों द्वारा आपको जो अनुज्ञा दी गई, क्या वो सरकार उसको मान्य करती है? तो सरकार ने तो कह दिया हम तो उसको मान्य नहीं करते हैं। तो जब सरकार उस अनुज्ञा को मान्य नहीं करती है तो उसको वहां पर क्या, नागरिकता देने से मना कर दिया गया। अब जब नागरिकता देने से मना कर दिया गया तो उसने दूसरा बहाना ढूंढ लिया। दूसरा बहाना ये ढूंढा कि देखिए हमारा तो जन्म क्या हुआ है, भारत में हुआ है, और हमारा निकाह या हमारी शादी जो हुई है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से हुई है जो कि भारत का नागरिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लैरिफाई किया, भले ही आप भारत की नागरिक हैं और भले ही आपका निकाह यहाँ की या शादी आपकी यहाँ के नागरिक से हुई है, लेकिन इस कंडीशन के साथ साथ आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के प्रावधान भी आप पर लागू होंगे। यानी जो आपका माइग्रेशन हुआ है, ठीक है, वो स्वेच्छा से हुआ है, पहली बार हो गया, आप वहां गई, दूसरी बार अनुज्ञा आई जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई, आप फिर यहां पर आई, आपका ठीक है, लेकिन आपका यहां पर आशय स्थायी रूप से निवास करने का नहीं था, और आप ना यहाँ प्रॉपर रूप से आप स्थायी रूप से निवास कर रही थी। तो इसका मतलब आप फिर से यहाँ वो दर्शाता है कि आप फिर से क्या हो गई, पाकिस्तान चले गई। यानी आपका यहाँ पर आशय क्लियर, इंटेंशन आपका क्लियर नहीं था। भले ही आप यहाँ के नागरिक हैं, मतलब यहाँ पैदा हुई हैं और यहाँ के नागरिक से आपका विवाह हुआ है, लेकिन इन आधार पर आपको नागरिकता नहीं दी जा सकती।
इन आधारों के साथ साथ आपको जो और प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 6 और 7 में वो भी आपको फुलफिल करने होंगे, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। और वहां पर उसको नागरिकता देने से मना कर दिया गया। तो ये वो प्रावधान है जब कोई व्यक्ति प्रव्रजित होकर, माइग्रेट होकर इंडिया से पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान से इंडिया आता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी नागरिक है, जो क्या है, विदेशी नागरिक है, और विदेशी नागरिक होने के साथ साथ वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, यानी वो पाकिस्तानी के अलावा किसी तरह से विदेशी है, वो या विदेश में निवास कर रहा है। अब उसके भारतीय नागरिकता से संबंधित क्या अधिकार होंगे, तो ये हमें बताता है आर्टिकल 8। मींस दैट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मींस दैट भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, यानी अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता या पिता में से कोई, अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है। मींस दैट या तो वो या उसके मम्मी पापा में से कोई या उसके दादा दादी में से कोई या उसके नाना नानी में से कोई क्या हुआ है, भारत में जन्मा है और वो क्या हो रहा है, किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में मामूली तौर से क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। ठीक है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब भारत का नागरिक समझा जाएगा? यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए, मींस दैट नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और उस रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। मींस दैट वो रह रहा है वहां पर और उसने क्या किया है, भारत की नागरिकता लेने के लिए उसने अप्लाई किया है। किसको? भारत डोमिनियन सरकार या भारत सरकार द्वारा जो राजनयिक होते हैं या काउंसिलीय जो प्रतिनिधि होते हैं उस देश में, वहां पर उसने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के दौरान ही उसको वहां पर क्या कर लिया गया है, रजिस्टर कर लिया गया है, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल 8 है, अब ये संविधान के प्रारंभ में नहीं, ये आर्टिकल 8 आज भी लागू होता है। आर्टिकल 8 भी लागू होता है और जो 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके साथ साथ आर्टिकल 8 भी लागू होगा। ठीक है, मींस दैट अगर कोई बाहरी व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो वो इस तरह से अप्लाई कर सकता है। ओके। और अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसकी नागरिकता स्वीकार कर, मतलब यहाँ का व्यक्ति है और उसने कोई विदेशी राज्य में नागरिकता के लिए आवेदन किया और विदेशी राज्य द्वारा उसको नागरिकता दे दी जाती है, तो फिर क्या होगा? तो वो हमें बताता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य में को नागरिकता देने के लिए, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई किया जाता है और उस राज्य द्वारा उसको नागरिकता दे दी जाती है, तो फिर उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मींस दैट वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, मींस दैट आप इंडिया के ही किसी एक राष्ट्र के ही आप नागरिक हो सकते हैं, या तो आप भारत के नागरिक होंगे या आप किसी दूसरे देश के नागरिक होंगे। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उस राष्ट्र के द्वारा या उस देश के द्वारा आपको नागरिक बना दिया जाता है, मान लिया जाता है, तो फिर आप इस देश के नागरिक नहीं रह जाते। ठीक है।
जो आर्टिकल 10 और 11 है ये हो गए आर्टिकल 9 तक जो संविधान के तहत जो नागरिकता का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 10 और 11 संसद को शक्ति देती है, पार्लियामेंट को पावर देती है नागरिकता से संबंधित कानून प्रावधान बनाने की। तो आर्टिकल 10 जो है वो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मीन्स दैट जो आर्टिकल 10 है वो ये बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, यानी इसके ऊपर जो और प्रावधान दिए गए हैं 5 से लेकर 9 तक, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति नागरिक है, ठीक है, या समझा जाता है, ओके, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई है भारत का नागरिक बना रहेगा। मीन्स दैट इसके बाद अब जो भारत के संसद द्वारा विधि बनाई जाएगी तो उसके अधीन भी क्या होगा, वो नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख नहीं कर दिया जाता कि वो अब ऐसे लोग अब भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, मीन्स दैट इसके पहले वाले अनुच्छेदों में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है या मान लिया जाता है और फिर संसद बाद में कोई विधि बनाती है और कोई उल्लेख नहीं करती है तो वो व्यक्ति अब ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक इस एक्ट के तहत भी बन जाएगा। लेकिन अगर संसद कोई ऐसी विधि बना देती है और लागू कर देती है किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर किसी पर्पस या किसी भी तरह के लिए कि ये व्यक्ति या ये लोग जो इस तारीख के बाद या इस तारीख के पहले जो भी है, ठीक है ना, वो नागरिक नहीं समझे जाएंगे, तो फिर वहां पर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मीन्स दैट उस स्थिति में वो नागरिक नहीं समझे जाएंगे। और आर्टिकल 11 संसद को इस प्रकार संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान या विधि बनाने का अधिकार देती है। क्या कहती है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ओके, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात, मीन्स दैट इसके पहले जो भी बात कही गई है, नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के, नागरिकता अर्जित कर दी जा रही हो या समाप्ति की जा रही हो के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में, ठीक है, उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मीन्स दैट पार्लियामेंट नागरिकता के अर्जन और नागरिकता के समाप्ति से संबंधित प्रावधान या उपबंध बना सकती है। ये हमको आर्टिकल 11 बताती है। हाँ, उसकी संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट उसकी कर सकेगा। अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जिसकी संवैधानिकता की जांच किया जाना आवश्यक है, क्या संविधान का कोई और भाग तो वायलेट नहीं हो रहा है, तो उसके संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान दिया गया था वो आज मैंने यहां पर स्पष्ट किया। अब हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जाएंगे कि उस अधिनियम में नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।